नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग जो है अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज आपकी तैयारी को और ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस करने के लिए कंप्यूटर की दूसरी क्लास आप सभी लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ। तो इसके पहले एक क्लास अपलोड हो चुकी है और जीके जीएस की भी प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों को चैनल पर फ्री में सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं। उसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जा रही है, वहाँ से आप डाउनलोड करके चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। चलिए कंप्यूटर की क्लास जो है शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों आज थोड़ा सा तकनीकी कारण की वजह से लाइव क्लास आने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मैंने 3-4 बार स्ट्रीमिंग करी लेकिन वो चीज़ें उतना अच्छे से आ नहीं रही थी। इसके लिए मुझे ये रिकॉर्डेड क्लास को जो है आप सभी लोगों के लिए लाना पड़ रहा है। तो सारे लोग भाई जल्दी से लाइव आ जाइए, सेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, वीडियो रिकॉर्डेड तो इसमें लाइव आने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल एड्रेस की सही संरचना है या स्ट्रक्चर है। जैसे आप जो ईमेल देखते हैं वो किस तरीके से ईमेल की फॉर्मेटिंग होती है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, वो आपसे पूछा गया है। बताइए इन विकल्पों में से कौन सा होगा आपका विकल्प। चलिए मैं बता देता हूँ। दोस्तों आप जो ईमेल देखते हैं उसमें सबसे पहले आपको एक चीज़ नज़र आती है, एक होता है यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम होता है सबसे पहले, यूज़र नेम होता है। उसके बाद क्या होता है, फिर @ होता है, फिर उसके बाद होता है डोमेन नेम। ठीक है, पहले यूज़र नेम होगा, फिर डोमेन @ फिर डोमेन नेम और ये .com के साथ ये चीज़ें ख़त्म होगी। .com सिर्फ यही नहीं होता है क्योंकि यह जीमेल का है, इसके लिए इसमें .com है। अब बाकी अन्य भी हैं जिनके लिए अन्य चीज़ें, अन्य डोमेन नेम का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिसमें नेम उपयोगकर्ता का नाम या उसकी आईडी होती है जिसे यूज़र नेम के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो @ सिंबल होता है, @ जो चिन्ह होता है, ये ईमेल एड्रेस को डोमेन से जोड़ने का काम करता है। ये जो ईमेल एड्रेस होता है, ये नेम ये होता है, इसको इससे जोड़ने का काम क्या करता है, तो ये करता है @। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और डोमेन नेम जो ये होता है, ये जो डोमेन नेम होता है दोस्तों, यह सेवा प्रदाता का डोमेन नेम और उसका जो एक्सटेंशन होता है, यानी कि जो सेवा प्रदाता कंपनी होती है ये उसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, किसी ईमेल क्लाइंट में साइन इन करने के लिए सामान्यतः किस जानकारी की आवश्यकता होती है। बताइए किसी ईमेल क्लाइंट में साइन इन करने के लिए सामान्यतः किस जानकारी की आवश्यकता होती है। ईमेल पता और पासवर्ड, पूरा नाम और जन्म तिथि, सोशल मीडिया अकाउंट और विवरण, फ़ोन नंबर और पता। बताइए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इसमें ज़रूरत होती है किसकी, पासवर्ड की और ईमेल एड्रेस की। क्योंकि जब तक आपको किसी का ईमेल एड्रेस नहीं पता रहेगा, अपना या ईमेल एड्रेस या पासवर्ड नहीं पता रहेगा, तो आप किसी भी उसमें जो है लॉगिन नहीं कर सकते। क्योंकि आप पहले ईमेल डालेंगे, उसके बाद आप पासवर्ड डालेंगे, तब आप उसमें जो है लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, किसी ईमेल क्लाइंट में साइन इन करने के लिए सामान्यतः ईमेल एड्रेस और पासवर्ड की आवश्यकता होती है और यह जानकारी आपके ईमेल अकाउंट तक पहुंचने के लिए आवश्यक होती है। इसके अलावा अगर ईमेल क्लाइंट अधिक सुरक्षा चाहता है तो वह 2 चरणीय सत्यापन यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का विकल्प भी कर सकता है, जिसमें वो मोबाइल नंबर वगैरह से वेरिफिकेशन कर सकता है। तो ठीक है, इसमें यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। ए ऑप्शन आपका सही होगा, ईमेल और पासवर्ड। हमारा अगला सवाल, ईमेल लिखते समय उपयोगकर्ता को सब्जेक्ट फील्ड में क्या लिखना होता है। यानी कि ईमेल लिखते समय जो सब्जेक्ट का कॉलम होता है उसके फील्ड में क्या लिखना होता है। ईमेल मैसेज का मुख्य विषय, ईमेल को अधिक रोचक बनाने के लिए एक स्माइली इमोजी, प्रेषक का ईमेल एड्रेस, प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस। बताइए क्या लिखना होता है सब्जेक्ट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से जो है दिल्ली पुलिस में जो सवाल पूछे गए हैं, बहुत अच्छे सवाल पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे सवाल। तो बताइए क्या लिखा जाता है उसमें। तो इसमें लिखा जाता है दोस्तों, ईमेल एड्रेस का जो मुख्य विषय होता है, मुख्य विषय जो होता है वो किस में लिखा जाता है, वो सब्जेक्ट फील्ड में लिखा जाता है। यानी कि इसमें मुख्य विषय का मतलब क्या है, यानी कि जिस बारे में आप लिख रहे हैं
उसका मुख्य विषय क्या है, टॉपिक क्या है, वो आप किस में लिखेंगे, वो सब्जेक्ट में लिखेंगे। लेकिन मुख्य जो कंटेंट होता है वो किस में लिखेंगे, आप मेन बॉडी में लिखेंगे जा करके। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ईमेल के जो है सब्जेक्ट फील्ड में हमेशा ईमेल का मुख्य विषय संक्षेप में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत विस्तृत नहीं लिखा जाता है, ताकि प्राप्तकर्ता को ईमेल का मुख्य उद्देश्य जो है समझ में आ सके। जैसे वो सब्जेक्ट देखे उसे ये लग जाए कि ये ईमेल किस बारे में है। अगर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो तुरंत देख सकता है, अगर उसके लिए लगे कि थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट तो वो बाद में देखे, लेकिन सब्जेक्ट देखने के बाद ये पता चल जाए कि ईमेल किस चीज़ के लिए लिखा गया है। ठीक है, चलिए इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल, स्पैम ईमेल को हैंडल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी तरीका है, बताइए। स्पैम ईमेल को हैंडल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी तरीका है। सभी मेलिंग सूचियों से सदस्यता समाप्त करना, अपने सभी संपर्कों को ईमेल फॉरवर्ड करना, प्रेषक को उत्तर देकर उन्हें रुकने के लिए कहना, ईमेल को स्पैम या जंक के रूप में चिन्हित करना। बताइए स्पैम ईमेल को हैंडल करने के लिए कौन सा एक प्रभावी तरीका है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें यह हो जाएगा दोस्तों, ईमेल को सबसे पहले तो आपको स्पैम या जंक के रूप में चिन्हित करना होगा। ठीक है, सबसे प्रभावी तरीका क्या है, ईमेल को स्पैम या जंक के रूप में चिन्हित करना सबसे प्रभावी तरीका, एक प्रभावी तरीका माना जाता है। चलिए हमारा अगला सवाल, किसी फाइल या दस्तावेज को ईमेल मैसेज में अटैच करने के लिए किस आइकॉन का उपयोग किया जाता है। बताइए किस आइकॉन का उपयोग किया जाता है किसी फाइल या दस्तावेज को ईमेल में मैसेज में जो है अटैच करने के लिए किस आइकॉन का उपयोग किया जाता है। पेन आइकॉन, ट्रेस कैन आइकॉन, स्माइली आइकॉन या पेपर क्लिक आइकॉन। बताइए। तो दोस्तों किसी फाइल या डॉक्यूमेंट्स को ईमेल मैसेज में अटैच करने के लिए किस आइकॉन का प्रयोग किया जाता है, तो पेपर क्लिक आइकॉन का उपयोग किया जाता है। पेपर क्लिक आइकॉन का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका जो है इसमें सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पेन आइकॉन जो होता है वह न्यू ईमेल मैसेज को कंपोज करने के लिए होता है। ये जो पेन आइकॉन होता है, चलिए मैं थोड़ा सा पेन को बड़ा कर लेता हूँ, मोटा कर लेता हूँ। जो पेन आइकॉन होता है दोस्तों किस लिए होता है, ये न्यू ईमेल मैसेज को कंपोज करने के लिए, न्यू ईमेल मैसेज को कंपोज करने के लिए होता है। ठीक है, कंपोज करने के लिए होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन ट्रेस कैन आइकॉन जो है किस लिए उपयोग किया जाता है, ये जो ट्रेस कैन आइकॉन है, बी ऑप्शन जो है, ये किस लिए उपयोग किया जाता है, तो इसमें डिलीट किए गए ईमेल होते हैं, इसमें डिलीट किए गए ईमेल होते हैं, डिलीटेड ईमेल। ठीक है, इसमें डिलीटेड ईमेल होते हैं और ये सामान्यतः कितने दिनों तक होते हैं, तो 30 दिनों तक, 30 डेज तक। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जब आप कोई ईमेल जो है डिलीट कर देते हैं तो ट्रेस कैन आइकॉन में जो है 30 डेज तक वह रिस्टोर रहता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, थोड़ा सा और बड़ा कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा यूजर्स के बीच संदेशों के आदान प्रदान के लिए एक कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा यूजर्स के बीच एक जो है संदेशों के आदान प्रदान के लिए एक कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन है। क्रोम, ईमेल, बिंग, मोजिला, इनमें से कौन सा होगा। बताइए एक जो कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ईमेल क्या है, एक कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन है। जब आप कोई डिवाइस लेते हैं तो देखते हैं कि आपको उसमें ईमेल जो है इनबिल्ड तरीके से वो मिलता है। ये कंप्यूटर आधारित एक एप्लीकेशन है। ठीक है, लेकिन ये जो क्रोम है और बिंग है और मोजिला है, ये कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन नहीं है। इनके बारे में आपको मैं चीज़ें बता देता हूँ। जो मोजिला और क्रोम है ये एक वेब ब्राउज़र हैं। जैसे ये जो
मोजिला और क्रोम ये क्या हैं? तो ये एक प्रकार के वेब ब्राउज़र हैं, वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है, एक प्रकार के वेब ब्राउज़र हैं। जबकि विंग क्या है? एक सर्च इंजन है। विंग क्या है? एक सर्च इंजन है। अब आपको समझ में आ रहा होगा सर्च इंजन क्या है। जैसे एक प्रकार से ये विंग हो गया सर्च इंजन, और दूसरा क्या हो गया? एक गूगल भी सर्च इंजन है। एक गूगल भी क्या है? एक सर्च इंजन है। और ये जो वेब ब्राउज़र होते हैं दोस्तों, ये मीडिएटर का काम करते हैं। जैसे क्रोम हो गया, क्रोम से आप कोई चीज़ सर्च मारेंगे तो क्रोम के माध्यम से आप गूगल पर जाएंगे, लेकिन गूगल सर्च इंजन है, लेकिन ये क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। हमारा अगला सवाल, किसी ईमेल के अनुलग्नक यानी कि अटैचमेंट में क्या क्या हो सकता है? डिजिटल तस्वीरें हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। आपको बताना है केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना तो दो, और एक और दो दोनों सही हैं। कौन से सही हैं इसमें से बताइए। तो दोस्तों, जब आप किसी ईमेल में कोई चीज़ अटैच करते हैं, चाहे वो फ़ोटो हो या फिर डॉक्यूमेंट्स हो, तो ये दोनों अटैच किए जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप फ़ोटो भी भेजते हैं ईमेल से और फाइल भी भेजते हैं, तो ऑडियो वगैरह भी भेज देते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, उसमें दोनों अटैच हो सकता है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग सामान्यतः सर्वरों के बीच ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग सामान्यतः सर्वरों के बीच ईमेल को भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का, या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का? किसका उपयोग किया जाता है? चलिए, किसका उपयोग किया जाता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का, SMTP का जो है उपयोग किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है, जिसका उपयोग ईमेल को भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जीमेल, एप्पल मेल और MS आउटलुक ये जो हैं ईमेल क्लाइंट SMTP का जो है उपयोग करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इसका जो है उपयोग कौन कौन से ईमेल क्लाइंट करते हैं। तो एक तो जीमेल हो गई, दूसरा क्या हो गई? एप्पल मेल हो गई, ठीक है। तीसरा कौन से हो गए? MS आउटलुक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये तीनों किसका उपयोग करते हैं? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा अगला सवाल, ईमेल संरचना में स्पेल चेक का उद्देश्य क्या होता है? ईमेल संरचना में स्पेल चेक का जो है उद्देश्य क्या होता है? वर्तनी संबंधी त्रुटियों की जांच करना और उन्हें ठीक करना, ईमेल टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, ईमेल अटैचमेंट जोड़ना, ईमेल का दूसरी भाषा में अनुवाद करना। बताइए, स्पेल चेक का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है उसका? तो दोस्तों, जब आप कोई ईमेल को लिखते हैं तो उसमें आपको अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं? आप ईमेल चेक का इस्तेमाल करते हैं। ईमेल चेक का आप जैसे ही लगाते हैं तो वो जो शब्द या जो वर्ड गलत होते हैं उसके नीचे अंडरलाइंड हो जाती है, ऑटोमेटिक अंडरलाइंड हो जाती है। फिर आप उस शब्द को जो है चेक कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसकी सही स्पेलिंग जो है लिख सकते हैं। यहाँ पर स्पेल चेक जो लिखा हुआ है, आप यहाँ से इससे अनुमान लगा सकते हैं। स्पेल का मतलब क्या होता है? स्पेलिंग से लिया गया है और उसको चेक करने से लिया गया है। तो यहाँ पर वर्तनी संबंधी त्रुटियों की जांच करना और उन्हें ठीक करना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य होता है स्पेल चेक का, ठीक है। चलिए, हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका उपयोग तब किया जाता है जब प्रेषक नहीं चाहता कि एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को पता चले कि संदेश किसी और को कॉपी किया जाता था? बताइए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग तब किया जाता है जब प्रेषक नहीं चाहता है कि एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को पता चले कि संदेश किसी और को भी जो है कॉपी करके भेजा गया है? बताइए, फ्रॉम का, टू का, CC का या BCC का? तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? BCC का उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका फुल फॉर्म क्या है? ब्लाइंड कार्बन
ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। जब प्रेषक नहीं चाहता है कि एक या उससे अधिक प्राप्तकर्ताओं को पता चले कि संदेश किसी और को भी कॉपी करके भेजा जा रहा है, तो इसमें जो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग किया जाता है। बीसीसी फील्ड में जोड़े गए जो प्राप्तकर्ताओं को ईमेल मिलता है, लेकिन उनके ईमेल एड्रेस किसी और प्राप्तकर्ता को नहीं दिखते हैं, यानी कि उनमें जिनको जिनको सेलेक्ट किया जाता है, ईमेल सबको जाता है, लेकिन उनको यह नहीं पता चलता कि किसी और को भी भेजा गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए, किसी ईमेल को एक से अधिक व्यक्तियों को भेजने के लिए ईमेल पते को निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक के द्वारा अलग किया जाता है? बताइए। किसी ईमेल को एक से अधिक व्यक्तियों को भेजने के लिए ईमेल पते को निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक के द्वारा अलग किया जाता है? तो किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? पेपर क्लिप आइकॉन, इक्वल या कॉमा या @ चलिए, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कॉमा के द्वारा अलग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ईमेल को एक से अधिक व्यक्तियों को भेजने के लिए अल्प विराम या कॉमा का उपयोग जो है ईमेल एड्रेस को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। जब आप किसी ईमेल क्लाइंट जैसे जीमेल, आउटलुक में से एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को ईमेल जो है एड्रेस दर्ज करते हैं, तो प्रत्येक ईमेल एड्रेस के बीच में क्या करना पड़ता है? आपको वहाँ पर कॉमा लगाना पड़ता है, जिससे ताकि यह जो है सिस्टम समझ सके कि ये दोनों क्या हैं, अलग अलग एड्रेस हैं। जैसे एक ईमेल आपने यहाँ लिखी, फिर आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर आपने एक ईमेल यहाँ लिखी, फिर कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर आपने एक ईमेल यहाँ लिखी, फिर ऐसे कॉमा लगाना पड़ेगा, जिससे सिस्टम ये समझ सके कि ये जो ईमेल सेलेक्ट की गई हैं, इनको सारे को जो है मैसेज भेजना है, लेकिन ये सारे ईमेल जो हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और @ का काम क्या होता है? @ जो होता है यूज़र नेम और डोमेन नेम को जोड़ने का कार्य करता है। डोमेन नेम को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, हमारा अगला सवाल ये है, ईमेल बॉक्स में इनबॉक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जैसे आप जब ईमेल खोलते हैं तो मेल बॉक्स में, तो वहाँ पे आपको एक इनबॉक्स का ऑप्शन दिखाई देता है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ईमेल रिमाइंडर शेड्यूल करना, ट्रेस के रूप में उपयोग करना, प्राप्त ईमेल को संग्रहित करना, कॉन्ट्रैक्ट्स और एड्रेस बुक का प्रबंधन करना। बताइए क्या हो जाएगा? इसका उत्तर? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्राप्त ईमेल जो होती हैं, जो भी आपको ईमेल भेजी गई हैं, वो सारी ईमेल कहाँ पर जाएंगी? वो इनबॉक्स में जाएंगी। ठीक है, ईमेल बॉक्स में जो है इनबॉक्स का मुख्य उद्देश्य सब्जेक्ट फील्ड में ईमेल जो है लिखने के उद्देश्य को इंडिकेट करता है, यानी ताकि यूज़र ईमेल प्राप्त करते समय यह तय कर सके कि महत्वपूर्ण है या नहीं, और किस प्रकार का यह ईमेल है। ठीक है, जैसे ही आप इनबॉक्स खोलेंगे तो आपको आए हुए सारे ईमेल क्या होंगे, वहाँ पर दिखाई देंगे। फिर आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं या नहीं हैं, फिर आप जो है अपने हिसाब से प्रायोरिटी दे सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, डिफ़ॉल्ट रूप में जीमेल में यूज़र को हाल ही में प्राप्त हुए कितने ईमेल को जो है सॉर्ट किया जा सकता है? डिफ़ॉल्ट के रूप में जब बाय डिफ़ॉल्ट जब ईमेल का जो सिस्टम है आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट लगा देंगे, तो यूज़र को हाल ही में प्राप्त हुए जो ईमेल हैं उनमें एक साथ कितने ईमेलों को जो है सॉर्ट किया जा सकता है? 25, 100, 75 या 50? बताइए कितने को किया जा सकता है? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 50 को जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। जीमेल में डिफ़ॉल्ट रूप से यूज़र को हाल ही में प्राप्त ईमेल को जो है 50 तक शॉर्ट किया जा सकता है। और इसका अर्थ क्या है? इंडेक्स में जो मैसेज आते हैं, जो इनबॉक्स में जो मैसेज आते हैं, एक बार में उस व्यक्ति को स्क्रॉल करने पर कितने मैसेज तक एक साथ दिखाई दे सकते हैं? तो 50 ईमेल एक साथ दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जीमेल की एक सेटिंग होती है, उसकी सेटिंग में जा करके आप यह संख्या जो है बढ़ा सकते हैं। इससे अधिक ईमेल दिखाने के लिए क्या करना है आपको? मैक्सिमम पेज साइज सेटिंग का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप जो है 50 से ज़्यादा ईमेल एक साथ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए,
हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा या से इलेक्ट्रॉनिक मेल की मानक संरचना के भाग हैं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक मेल की मानक संरचना के भाग हैं? यानी कि ईमेल जब आप देखते हैं तो ईमेल किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, यानी कि इन ईमेल में किनका जो है उपयोग होता है? बताइए, किनका उपयोग होता है? तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल के जो मानक संरचना का भाग है, हेडर और बॉडी दोनों हैं। ठीक है, हेडर और बॉडी दोनों हैं। ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। इसमें हेडर जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें निम्न मेटा डेटा शामिल होता है। हेडर में निम्न मेटा डेटा शामिल होता है। निम्न मेटा डेटा शामिल होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो बॉडी होती है, बॉडी में इसमें जिस बारे में जितना ईमेल लिखा गया है, यानी कि सब्जेक्ट, जैसे आपने लिख दिया कि आप जो है किसी कंपनी के लिए आप अपना कुछ भी रिज्यूम बना रहे हैं, तो रिज्यूम के बारे में आपने लिख दिया कि रिज्यूम है, ये सब्जेक्ट हो गया है। और रिज्यूम का जो आपकी सारी चीज़ें हैं, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी जो जो आपने स्कूलिंग करी है, वो सारी चीज़ें जो किस में आएंगी, वो मेन बॉडी में आएंगी। यानी कि मुख्य विषय किस में लिखा जाता है? मुख्य विषय जो होता है, हेडिंग जो होती है, उसमें सब्जेक्ट में लिखी जाती है, लेकिन उसका जो मेन बॉडी पार्ट, मेन चीज़ होती है, वो किस में लिखा जाता है? वो एक्सप्लेनेशन किस में होता है? तो वो बॉडी में होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, इसमें आपने देख लिया हेडर और बॉडी दोनों होते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, प्रेषक भी होता है। इसमें क्या होता है? प्रेषक भी होता है, जिसको क्या लिखा होता है? फ्रॉम। जब आप ईमेल भेजते हैं तो फ्रॉम में अपना ईमेल डालते हैं, फिर उसके बाद जिसको भेजना होता है, यानी कि प्राप्तकर्ता भी होता है, जिसको भेजना होता है, फिर उसको आप जो है टू ईमेल के सामने उसका ईमेल जो है आप लिखते हैं। ठीक है, और इसका विषय भी होता है। विषय क्या होता है? इसका सब्जेक्ट पार्ट जो होता है वो विषय के रूप में शामिल होता है। यानी कि आपको इसमें हेडिंग टाइप में लिखना होता है, कि संक्षिप्त में बताना होता है कि आप किस बारे में ईमेल को लिख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। डेट और टाइम ये भी होता है, ध्यान रखिएगा। तारीख और समय ये भी इसमें शामिल होता है। बॉडी जो होता है ईमेल का मुख्य भाग होता है, जिसमें संदेश का वास्तविक सामग्री, यानी टेक्स्ट या चित्र, वो सारी चीज़ें इसमें जो है शामिल की जाती हैं बॉडी में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या इलेक्ट्रॉनिक मेल का उपयोग करने का एक लाभ है? बताइए, निम्नलिखित में से क्या इलेक्ट्रॉनिक मेल का उपयोग करने का एक लाभ है? स्पैम और फिशिंग खतरे के प्रति भेद्यता, बड़ी संख्या में ईमेल से सूचना की अधिकता हो सकती है, इससे आमने सामने फेस टू फेस संचार में कमी आ सकती है और व्यक्तिगत संपर्क समाप्त हो सकता है। यह वैश्विक स्तर पर व्यक्तियों और समूहों के साथ जो है सुविधाजनक और तेज संचार है। बताइए, इलेक्ट्रॉनिक मेल उपयोग करने के लाभ क्या हैं? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? यह वैश्विक स्तर पर व्यक्तियों या समूहों के साथ सुविधाजनक और तेज संचार है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल, ईमेल कंपोज करने के संदर्भ में डबल सी जो होता है, इसका पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है। ईमेल कंपोज करने के संदर्भ में ये जो सीसी होता है, डबल सी, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? कॉपी, कोर कॉपी, कार्बन कॉपी या कार्बन कोर? निश्चित तौर पर यह चीज़ आपको पता होगी। ये क्या होता है दोस्तों? ये कार्बन कॉपी होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब आप किसी और को भी जो है अपने भेजे गए ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं तो सीसी का उपयोग कर सकते हैं। और सीसी फील्ड वैकल्पिक होता है, ध्यान रखिएगा, वैकल्पिक होता है, ज़रूरी नहीं होता है, जिसे ईमेल सेंडर अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकता है।
जैसे आपने किसी एक व्यक्ति को ईमेल भेजा और आपको लगता है किसी दूसरे व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति को या अन्य व्यक्तियों को भी ईमेल भेजना है, तो आप उसमें सीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीसी फील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके आधार पर आप अन्य व्यक्तियों को भी ईमेल जो है भेज सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप इसका उपयोग करेंगे तो अन्य व्यक्तियों को भी यह पता चलेगा कि यह जो है ईमेल किसको किसको भेजा गया है। लेकिन BCC का उपयोग करेंगे तो BCC में जो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी में किसी एक व्यक्ति को या किसी दूसरे व्यक्ति को यह नहीं पता चलेगा कि किस किस को यह ईमेल जो है भेजा गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक ई सर्विस सेवा नहीं है? कौन सा विकल्प एक ई सर्विस सेवा नहीं है, आपको ये बताना है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है। M कॉमर्स, ई कॉमर्स या ई लर्निंग या विद्युत, बताइए इनमें से कौन सा है जो ई सर्विस नहीं है? तो क्या हो जाएगा? विद्युत ई सर्विस नहीं है, क्योंकि ई कॉमर्स ई सर्विस प्राप्त करने के लिए आपको क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप जैसे लैपटॉप के माध्यम से आप कोई सर्विस प्राप्त करें कि कोई ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं या किसी को सर्विस दे रहे हैं आप, तो वो चीज़ें आपको किसके माध्यम से प्राप्त होती हैं? ई सर्विस के माध्यम से प्राप्त होती हैं। और कॉमर्स, M कॉमर्स भी ये क्या है? एक प्रकार की ई सर्विस है। ई कॉमर्स भी एक प्रकार से ई सर्विस है। ई लर्निंग भी एक प्रकार से ई सर्विस ही है। लेकिन विद्युत को आप जो है मोबाइल, लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से इनसे उपयोग नहीं कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल के संदर्भ में असत्य है? यानी कि ईमेल के संदर्भ में कौन सा कथन है जो गलत है? Which of the following which reference to email is incorrect? ईमेल एक ऑनलाइन मैसेज डिलीवरी सिस्टम है। जीमेल एक वेब आधारित फ्री ईमेल सर्विस है। दुनिया में प्रत्येक ईमेल एड्रेस यूनिक है। ईमेल एड्रेस के पहले भाग में डोमेन नेम होता है। बताइए, ईमेल के पहले भाग में डोमेन नेम होता है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। असत्य पूछा गया है, गलत पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले भाग में डोमेन नेम नहीं होता है। इसके पहले भाग में क्या होता है? यूज़र नेम होता है, ठीक है। इसके पहले भाग में क्या होता है? यूज़र नेम होता है। उसके बाद एट द रेट आता है, फिर उसके बाद डोमेन नेम आता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी कि एट द रेट के बाद जो है डोमेन नेम आता है, ठीक है। ईमेल एक ऑनलाइन निःशुल्क वितरण प्रणाली होती है। इसमें ईमेल में जो है एट द रेट से दो भागों, एट द रेट जो है दो भागों में बटा होता, एट द रेट दो भागों में बटा होता है, जिसमें पहला भाग यूज़र नेम होता है और दूसरा भाग डोमेन नेम होता है। प्रत्येक ईमेल का जो है एक अद्वितीय एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है। जब आप देखेंगे तो हर व्यक्ति को आपका जो ईमेल दिखेगा वो अलग दिखेगा, यानी कि सेम ईमेल नहीं दिखेगा, यूनिक एड्रेस होता है उसका, ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है? बताना है आपको कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है, लीगल जो है ईमेल एड्रेस नहीं है। पहला ऑप्शन आपको देख के बताना है, email@domain.com, फिर numbers@domain.com, email@domain.com या फिर रिक्त स्थान @domain.com। इनमें से कौन सा नहीं है वैध ईमेल एड्रेस? तो दोस्तों कौन सा नहीं होगा? डी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें रिक्त स्थान दिया गया है। क्योंकि @ के आगे और पीछे दो जो है नेम होते हैं, एक पहला यूज़र नेम और दूसरा डोमेन नेम होता है। जिसमें यूज़र नेम नहीं होगा वो ईमेल आईडी नहीं कहलाई जाएगी। आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, जैसे इधर ईमेल लिखा हुआ है जिसकी किसी व्यक्ति का यूज़र नेम है, तो ये इधर डोमेन नेम है, ये बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर नंबर्स जो दिए गए हैं ये भी एक प्रकार की आईडी हो सकती है, तो ये भी हो सकता है। तो ईमेल फिर @domain.com भी है, तो ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये आपका वैध ईमेल नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी के पहले अक्षर के रूप में अंडरस्कोर या हाइफन, अंडरस्कोर और ये जो हाइफन होते हैं इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसके पहले अक्षर के रूप में, पहले अक्षर के रूप में, अक्षर के रूप में अंडरस्कोर
अंडरस्कोर या हाइफन का प्रयोग जो है नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है। हमारा अगला सवाल, ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश नहीं होती है? बताइए, ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश या जो मान्यता होती है वह नहीं होती है? किसकी नहीं होती है? तो रिक्त स्थान की नहीं होगी। इसके जस्ट पहले वाले सवाल में आपने देखा था, आगे रिक्त स्थान था, वो मेन ईमेल आईडी या लीगल ईमेल आईडी जो है नहीं मानी जा सकती है। लेकिन ईमेल में क्या है, डॉट का भी प्रयोग किया जाता है, संख्यात्मक अंक का भी प्रयोग किया जाता है और बड़े कैपिटल अक्षर का भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो है ईमेल में इनकी गुंजाइश रहती है, लेकिन रिक्त स्थान की जो है हाइफन की गुंजाइश जो है नहीं रहती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता या सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? बताइए, कौन सा है जो एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है? जीमेल, याहू, कूलमेल या हॉटमेल? बताइए, ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कौन है, तो वो कूलमेल है। कूलमेल जो है ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, जबकि जीमेल, याहू मेल और हॉटमेल ये तीनों क्या हैं, एक प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करते हैं ईमेल की। ठीक है, हमारा अगला सवाल, एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है? एक ईमेल में जो है क्या क्या चीज़ें समाविष्ट हो सकता है? टेक्स्ट, इमेज, लेकिन फाइलें नहीं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टेक्स्ट भी शामिल हो सकता है, फाइलें भी हो सकती हैं, लेकिन इमेज नहीं हो सकती, ये भी गलत है। इमेज, वीडियो, लेकिन जिप की कोई फाइल नहीं, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। टेक्स्ट, फाइलें, इमेज सभी शामिल हो सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप जब ईमेल किसी को भेजते हैं तो उसमें आप क्या क्या शामिल कर सकते हैं? टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, फाइल भी भेज सकते हैं, इमेज भी भेज सकते हैं और जिप छोटी फाइलें जो होती हैं उनको भी भेजा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल, किसी ईमेल में व्यंजक के मानक सेटों को जो है दर्शाते हैं। रिक्त स्थान आगे दिया गया है, किसी ईमेल में व्यंजकों के मानक सेट को दर्शाते हैं। कौन दर्शाता है? इमेजेस, टेक्स्ट, इमोटिकॉन्स या एनिमेशंस? बताइए, इनमें से कौन से हैं जो ईमेल में व्यंजकों के मानक सेट को दर्शाते हैं? तो क्या हो जाएगा, इमोटिकॉन्स। सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। इमोटिकॉन्स जो होते हैं ईमेल में व्यंजकों के मानक सेट को दर्शाता है और ईमेल भेजने में वर्णों का एक क्रम टाइप करके बनाई गई एक चेहरे की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि इमोटिकॉन्स का जो है सिंबल कैसे होता है, तो यह सिंबल इसका कैसे होता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे इसका इमोटिकॉन्स का सिंबल होता है। और इसके अलावा एक ऐसे भी आपको ये सिंपल सा देखने को मिल सकता है, ऐसे इमोटिकॉन्स इनको कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है? निम्नलिखित में से किसमें ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है? बताइए, ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग कौन सा होता है? तो डोमेन नेम होता है। मैंने आपको कम से कम 10 बार बता दिया होगा इतने सवालों में, क्योंकि पहले जो होता है वो यूज़र नेम होता है, फिर @ होता है, फिर क्या होता है, फिर डोमेन नेम होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता हो गई होगी अब। डोमेन नेम एक नामकरण है जो इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग की पहचान करवाता है और यह डोमेन नेम जो है एक अक्षर या विशेष वर्ड भी हो सकता है। जैसे ये डोमेन नेम कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं, कुछ के उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक तो होता है .com हो सकता है, .com ये कॉमर्शियल से संबंधित है। .net भी हो सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और .edu भी हो सकता है, .edu एजुकेशन से रिलेटेड है। .org भी हो सकता है, .org हो सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। आदि ऐसे अन्य जो डोमेन नेम जो है हो सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, केवल .com ही डोमेन नेम नहीं है, .net भी है, .edu भी है, .org भी है और कुछ अन्य भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल,
ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है, बताइए। ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? अटैचमेंट, विषय, प्रेषक की आईडी या बॉडी, बताइए। ईमेल भेजने के लिए क्या ज़रूरी है? तो दोस्तों प्रेषक की आईडी ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि भेजने वाले की आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास अपनी ईमेल आईडी नहीं रहेगी और आप किसी दूसरे को ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप कैसे भेजेंगे? तो आपकी अपनी भी होगी तो अपनी डालेंगे जो है फॉर्म में, फिर जिसको भेजना होगा उसको उसकी आईडी आप डालेंगे टू में, तो फ्रॉम से टू में चीज़ें जो है फिर आप जो भी भेजना चाहेंगे, चाहे टेक्स्ट भेजना चाहें, चाहे इमेज भेजना चाहें या कोई फाइल भेजना चाहें, तो ये चली जाएगी। लेकिन जब कोई सोर्स ही नहीं रहेगा भेजने का तो फिर ईमेल आईडी, तो फिर कैसे जाएगा ईमेल एड्रेस? नहीं जाएगा, है ना। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? प्रेषक की ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके बिना आप कोई ईमेल जो है किसी को नहीं भेज सकते। हमारा अगला सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइकॉन इज यूज्ड टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल? ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए निम्न में से किस आइकॉन का उपयोग किया जाता है? ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए किस आइकॉन का उपयोग किया जाता है? इमोजी आइकॉन, पेपर क्लिप आइकॉन, जिफ आइकॉन या स्टेशनरी आइकॉन, बताइए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो पेपर क्लिप आइकॉन का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए पेपर क्लिप आइकॉन का उपयोग करके आप उसमें कोई इमेज जोड़ सकते हैं, कोई अन्य टेक्स्ट भी जोड़ सकते हैं जो आपने पहले से करके रखा है, या फिर कोई फाइल जोड़ सकते हैं, जिफ फाइल भी जोड़ सकते हैं। तो आप जो है पेपर क्लिप आइकॉन का उसमें उपयोग करेंगे, जो इंगित करता है कि एक अटैचमेंट में जो है ईमेल से जोड़ा गया है, जैसे ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ वगैरह, ये सारी चीज़ें, है ना। उसका यूज़ करने के लिए आप उसको जोड़ने के लिए पेपर क्लिप आइकॉन का उपयोग करते हैं। हमारा अगला सवाल, आप एक रिक्त स्थान क्रिएट कर सकते हैं जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देगा। यानी कि जब आपको जो है आप क्या चीज़ क्रिएट कर सकते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति को ईमेल भेजेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस के अंत में कुछ चीज़ें अपने आप से लिख जाएंगी। वो क्या हो सकते हैं, बताइए। सिग्नेचर, अटैचमेंट, फॉर्मेटिंग ऑप्शन या सब्जेक्ट, बताइए। तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप एक सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं। आप एक सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं जो आपके द्वारा जो भेजे जाएंगे ईमेल, उसमें अंत में यह जो है ऑटोमेटिक जो है उसमें लिख जाएगा। ठीक है, चलिए सिग्नेचर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सिग्नेचर ईमेल का एक पार्ट होता है जिसमें मेल भेजने वाले का नाम, पता और फ़ोन नंबर तक होता है। ठीक है, नाम, पता, फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी आदि की जानकारी होती है, और यह प्रत्येक ईमेल के अंत में ऑटोमेटिकली जो है क्रिएट हो जाता है। अटैचमेंट जो होता है ईमेल में संदेश के साथ भेजी जा सकती है। अटैचमेंट जो है ईमेल संदेश के साथ भेजी जा सकती है, और यह इमेज, डॉक्यूमेंट, वीडियो, ऑडियो, अन्य कोई फाइल का एक प्रकार हो सकता है। यानी कि ईमेल में ये जो सिग्नेचर है इसमें आपकी कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं? तो इसमें आपका नाम हो सकता है, आपका पता हो सकता है, आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, और इसके आत्मा आपकी क्या हो सकती है? ईमेल हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ें मुख्य रूप से शामिल की जा सकती हैं सिग्नेचर में। जो आप किसी को ईमेल भेजेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसमें लास्ट में शो करने लग जाएंगी। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही क्रम है? बताइए, ईमेल एड्रेस का सही क्रम है। दोस्तों ईमेल एड्रेस से ही देखिए किस तरीके से सवाल पूछे गए, कितने अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं। यूज़र नेम, फिर डोमेन नेम, फिर यूज़र नेम, फिर फिर डोमेन नेम, फिर डोमेन नेम यूज़र नेम, फिर डोमेन नेम यूज़र नेम। बताइए इनमें से सही क्रम कौन सा है ईमेल का, ईमेल एड्रेस का? तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया है? यूज़र नेम होता है, फिर होता है, सेकंड में क्या आ जाएगा? डोमेन नेम आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही फॉर्मेट है ईमेल का। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर आप लिखेंगे आकाश, फिर आकाश, फिर उसके बाद क्या लिख देंगे? gmail.com। ठीक है, gmail.com।
तो ये क्या हो जाएगी, एक ये ईमेल आईडी हो जाएगी, ये आकाश जो है यूज़र नेम हो गया, फिर @ सेकेंड नेम क्या डोमेन नेम हो जाएगा। चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल एड्रेस में एक वैध डोमेन नेम है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल एड्रेस में एक वैध डोमेन नेम है, gmail.com, outlook.com या yahoo.com, बताइए। इनमें से कौन से हैं जो वैध डोमेन नेम है, यानी कि जो @ के बाद लगते हैं वो वैध डोमेन नेम है, बताइए। तो कौन से हो जाएंगे, gmail.com बिल्कुल सही है, outlook.com ये भी बिल्कुल सही है, yahoo.com बिल्कुल सही है। ये तीनों हो जाएंगे, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है हमारा अगला सवाल, ईमेल में रिक्त स्थान फील्ड उस ईमेल के उद्देश्य को इंगित करता है, बताइए। ईमेल में कौन सी चीज़ है जो फील्ड उस ईमेल के उद्देश्य को इंगित करता है, तो कौन सा है जो उद्देश्य को इंगित करता है, तो कौन सा हो जाएगा, सब्जेक्ट होता है। जो आप मुख्य जो चीज़ लिखते हैं कि आप किस बारे में लिख रहे हैं, किस बारे में आपने ये ईमेल लिखा है, तो उससे क्या हो जाता है, उद्देश्य पता चलता है कि व्यक्ति ने किस उद्देश्य से यह ईमेल लिखा है। सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद फिर उसे लगेगा कि वो इम्पॉर्टेंट है तो उसको वो तुरंत देख सकता है। अगर उसे लगेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर उसके बाद उसको जो है नहीं देखेगा या बाद में देखेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस का पता किससे चलता है, सब्जेक्ट से। चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या ईमेल एड्रेस का एक कंपोनेंट यानी कि घटक नहीं है, बताना है आपको। ईमेल एड्रेस का एक जो है घटक नहीं है, सिस्टम नेम, डोमेन नेम, यूज़र नेम, @ यानी कि @ चिन्ह, कौन सा है जो ईमेल का घटक नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा। आपको हमने क्या बताया था, यूज़र नेम पहले आता है, फिर क्या आता है, @ आता है, फिर आता है डोमेन नेम। ये तो इस तीनों क्या हो जाएंगे, उसके ईमेल एड्रेस के घटक हो जाएंगे। लेकिन सिस्टम नेम जो है ए ऑप्शन, ये उसका घटक नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान करना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको इसके पिछले वाले सवाल में भी थोड़ी सी जानकारी और मैं दे देता हूँ। जैसे जो सब्जेक्ट फील्ड होता है ईमेल के उद्देश्य को इंगित करता है, और जो टू फील्ड होता है ये किसको इंगित करता है, तो ये रिसीवर के पते को इंगित करता है, रिसीवर के पते को इंगित करता है। जो आउटबॉक्स होता है, आउटबॉक्स किसको इंगित करता है, ईमेल सेंड होने में जो विफल हो जाते हैं, यानी कि जो आप ईमेल भेजते हैं अगर वो विफल हो जाते हैं तो किस में हो जाते हैं, वो आउटबॉक्स में हो जाते हैं। ईमेल सेंड होने में विफल हो जाते हैं, जो विफल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आउटबॉक्स में वो ईमेल जो है संरक्षित हो जाते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस है, john123@.net, abc@ और def, बताइए। इसमें डबल देखिए आपको @ दिखाई दे रहा है, myschool@gmail.com, @domainname.com, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हैं, और इसमें डबल @ है, ये भी गलत हो जाएगा। john123 @ यहाँ पे डोमेन नेम का जो है नहीं प्रयोग किया गया है तो ये भी गलत है। myschool@gmail.com, यह एक वैध ईमेल एड्रेस है। ठीक है, myschool@gmail.com यह एक जो है प्रोफेशनल और जो है वैध जीमेल एड्रेस है। एक सही ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम @ का जो साइन होता है उसके बाद डोमेन नेम होता है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर माई स्कूल क्या हो जाएगा, तो यूज़र नेम है, फिर @ है, फिर gmail.com जो है ये डोमेन नेम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आज हमने लगभग 30 से 32 सवाल बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। और कंप्यूटर आपकी परीक्षा में जो है बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, 10 से 12 सवाल कई बार पूछे जाते हैं।
तो आपको जो है परीक्षा में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हमारा जो प्रयास चल रहा है उसके लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना है, जिससे कि आपके लिए जो भी वीडियो अपलोड की जाए आप उससे वंचित ना रहें, समय रहते सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। एक सेकंड।